यूरेका पे आपका स्वागत है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत आज हम चैप्टर 2 में आसियान और भारत के संबंध के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने आसियान के स्तंभ के बारे में, साथ ही साथ किस प्रकार से आसियान सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में दक्षिण पूर्वी एशिया में उभरा, इन चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। और वर्तमान समय में आसियान की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है विश्व पटल पे, इन चीज़ों को जान चुके हैं। तो आज हम भारत और आसियान के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत और आसियान के संबंध में समय के साथ बदलाव आया, चाहे वो लुक ईस्ट पॉलिसी हो या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो। इन चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ हम चीन के आर्थिक उत्थान के बारे में भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से साम्यवादी चीन समय के साथ अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पे स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। साथियों, स्टार्ट करते हैं भारत और आसियान संबंध से। तो जैसा कि हम सब पहले भी देख चुके हैं कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। सर्वप्रथम इसे दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने मिलकर के स्थापित किया था। अब बाद के वर्षों में इससे और भी देश जुड़े और वर्तमान समय में इसमें कुल 10 देश कुल मिलाकर के हो चुके हैं। वर्तमान समय में आसियान अपने आर्थिक उन्नति से भारत, अमेरिका जैसे देशों को आकर्षित किया है। भारत का इस देश से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव प्राचीन काल से है, लेकिन आधुनिक स्तर पर यह संबंध 1990 के दशक में मजबूती से विकसित हुआ। तो सबसे पहली बार जो भारत के द्वारा जो आसियान को लेकर जो मुख्य रूप से इनिशिएटिव लिया गया था, वो भारत ने 1991 में जो अपना आर्थिक उदारीकरण किया। उसके बाद में उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्होंने अपनी विदेश नीति में भी परिवर्तन किया और आसियान को लेकर के इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। आसियान देशों से संबंध को बेहतर बनाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा अपनाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के तेज़ी से विकसित हो रहे देशों से आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना था। जो दूसरा उद्देश्य था क्षेत्रीय सुरक्षा, निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना था। लुक ईस्ट के तहत प्रमुख पहल किया गया था। 1992 में भारत आसियान का सेक्टरल डायलॉग पार्टनर बना था। 1995 में भारत आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर बना था और 2002 में भारत आसियान समिट स्तर पर संवाद आरंभ हुआ था। आसियान और भारत के आर्थिक संबंध को समझते हैं। भारत और आसियान के मध्य व्यापार 1991 में केवल 2.9 अरब यूएस डॉलर का था, जो बढ़कर के वर्तमान समय में 2024 में लगभग 131 अरब डॉलर हो चुका है। 2010 में भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। भारत मुख्यतः निर्यात करता है आसियान देशों को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत के लिए। भारत पेट्रोलियम, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स और साथ ही साथ मशीनरी आदि निर्यात करता है आसियान देशों को। और आयात के तौर पे भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, रबर, सर्वाधिक जो है रबर और पाम ऑयल रबर का उत्पादन व्यापक पैमाने पे आसियान देशों में किया जाता है। कपड़े और अन्य खाद्य पदार्थ भारत द्वारा आयात किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारत और आसियान व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत आसियान के मध्य राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। आसियान देश और भारत के लिए चीन की बढ़ती शक्ति एक साझा चिंता का विषय है। भारत आसियान भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो ईस्ट एशिया समिट और एशियन रीजनल फोरम ARF के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वीडियो में। उसके बाद में ADMM प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स की एक बैठक होती है, जिसे ADMM प्लस के नाम से जाना जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग प्लस के तौर पे इसे जाना जाता है। इसके बाद में जो वर्तमान समय में जो मोदी गवर्नमेंट आया, तो इसमें जो आसियान देशों को लेकर के नीति में कुछ बदलाव किया गया। जो पहले की नीति थी उनसे और भी अधिक इनको मान्यता दे करके संबंध को और भी ज़्यादा
मजबूत करने का कोशिश किया गया। इसे मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पे 2014 में भारत सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए अपनाया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, आसियान देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी को प्रोत्साहित करना, भौगोलिक और सामरिक संपर्क को बढ़ावा देना। ये इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था, भौगोलिक और सामरिक संपर्क को बढ़ावा देना, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आसियान देशों से जोड़ना था। और इसके तहत जो इनिशिएटिव लिए गए थे वो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का जो हाईवे प्रोजेक्ट है, कलादान प्रोजेक्ट, इन चीज़ों को लेकर के। साथ ही साथ जो तीसरा जो इसका जो उद्देश्य था वो सांस्कृतिक और जनसंपर्क को बढ़ावा देना था। बौद्ध धर्म, कला, संस्कृति और ऐतिहासिक रिश्तों के माध्यम से आसियान देशों से जुड़ाव को बढ़ाना भी लक्ष्य था एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। इसके बाद में जो चौथा है वो है क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता। दक्षिण चीन सागर में स्थिरता और इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आसियान देश और भारत के जो संबंध है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। जब हम निष्कर्ष की बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिर्फ विदेश नीति ही नहीं है, यह भारत की पूर्वमुखी दृष्टि है, जिसे ईस्टवार्ड विजन का प्रतीक माना जाता है। भारत अब ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह नीति एशिया के भविष्य में भारत को एक केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ समय के साथ, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चाइना को लेकर के, इन चीज़ों को